चैप्टर 49 स्टोन गैम्बलिंग स्टोर। जिस क्षण वो चट्टान से कूदा, उसने तुरंत अपने हाथों से कुछ अजीबों गरीब साइन बनाए। अगले ही पल एक हवा के झोंके के साथ उसका शरीर हवा में तैरने लगा। हाँ हाँ, मैं उड़ सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ। उसकी खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने हवा में उड़ते हुए कुछ चक्कर लगाए। उसके ऊपर असीम आकाश और नीचे विशाल भूमि और झिलमिल झिलमिल रोशनी में चमकता हुआ पूरा गुड़गांव शहर था। आकाश में किसी परिंदे की तरह उड़ने की भावना ने उसे प्रफुल्लित कर दिया था। वो पूरी गति से शहर की ओर उड़ गया और एक गगनचुंबी इमारत की चोटी पर उतरा। वो अपने नीचे के शहर को देखकर बेफिक्र महसूस कर रहा था। वो खुशी से चिल्लाना चाहता था। उसने अपने पैरों को आगे बढ़ाया और एक ऊंची छलांग के साथ हवा में तैरते हुए लगभग 100 मीटर दूर एक और गगनचुंबी इमारत की छत पर पहुंचा। फिर उसने एक इमारत की छत से दूसरी इमारत की छत पर कूदना शुरू कर दिया। उसी समय बहुत दूर एक अपार्टमेंट में एक मोटे आदमी ने कपड़े धोने के लिए अपनी बालकनी का दरवाजा खोला। उसे थोड़ी नींद आ रही थी और बार बार उबासी ले रहा था। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि उसकी बिल्डिंग से कुछ 100 किलोमीटर दूरी पर एक परछाई आसमान में उड़ रही थी। उसे देख वो हैरानी में चिल्लाया, "अरे यार, ये क्या बला है? इतना बड़ा पक्षी तो मैंने फिल्मों में भी उड़ते नहीं देखा। ओह हाँ, एक मिनट, मुझे वो किसी इंसान की तरह क्यों लग रहा है? हाँ हाँ, लगता है आज सुबह से ज्यादा वीडियो गेम खेलने के चक्कर में ये हो रहा है। भला एक इंसान कैसे उड़ सकता है?" उसने अपनी आंखें रगड़ी और फिर से देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और जबड़ा खुलकर नीचे लटक गया। उसके हाथों से कपड़े धोने का सामान छूटकर नीचे फर्श पर गिर गया। ओह माय गॉड! क्या मैं नरक में हूं? नहीं, मैं तो अपनी बिल्डिंग की 16वीं मंजिल पर हूं। वो चिल्लाया, राक्षस, भूत या सुपरमैन? वो कुछ सेकंड के लिए चकरा गया, फिर वो अंदर भागा और चिल्लाया, हे बेब्स, जल्दी बाहर आओ, यहाँ एक सुपरमैन है। बेशक विजय ने यह सब सुना, वो लगभग खिलखिलाकर हंसने लगा। वो ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वापस ब्लूबेल फुटहिल और अपने विला में वापस चला गया। तब तक रात के 1-2 बज चुके थे। फिर उसने औषधि की कुछ और बोतलें बनाई, फिर सोने से पहले कुछ तालिस्मानी मंत्रों और ताबीज बनाने वाले मंत्रों का अध्ययन किया। सुबह के वक्त एक छोटी सी श्री व्हीलर बाइक हवा की तरह शहर के दक्षिण में बाजार की ओर बढ़ रही थी। पलक झपकते ही 5 दिन बीत गए थे। 5 दिन पहले मणिपुर चक्र के मध्य चरण में पहुंचने के बाद विजय ने कई अलग अलग जादू टोना मंत्रों के साथ साथ कुछ निम्न स्तरीय मौलिक इवार्टिक एलिमेंटल मंत्रों का अध्ययन किया था। इनमें से उसने अभी तक किसी भी तकनीक पर महारत तो हासिल नहीं की थी, लेकिन उसने तत्वों एलिमेंट्स पर कुछ तो पकड़ बना ली थी। तालिस्मानी तकनीकों में उसने मंत्र लिखने में महारत हासिल कर ली थी। अब वो ताबीज बनाने में सक्षम था, इसलिए वो इस वक्त ताबीज बनाने के लिए कुछ जेड मोतियां खरीदने बाजार में जा रहा था। 2 प्रकार के ताबीज होते थे, कागज और जेड। कागज के ताबीज आमतौर पर पीले कागज पर लिखे जाते थे, हालांकि उनका प्रभाव कम पड़ता था। उच्च गुणवत्ता वाले कागज के ताबीज के लिए एक विशेष प्रकार के कागज की आवश्यकता होती थी, जो विजय के पास नहीं था। इसलिए उसके पास एकमात्र अन्य विकल्प जेड ताबीज बचा था। इन 5 दिनों में कई घटनाएं घटी थी। पहली, पापड़ा गांव में वृक्षारोपण की स्थापना की प्रगति स्मूथली चल रही थी। निर्माण समिति ने ग्राम परिषद के साथ परियोजना के विवरण को अंतिम रूप दे दिया था। दूसरी, ऊबड़ खाबड़ सड़क पर भी कुछ दिन बाद कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली थी। एक बार सड़क बनने के बाद वृक्षारोपण के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना करना अगला कदम था। तीसरी घटना प्रिंसिपल मिश्रा के बारे में थी। 2 दिन पहले मिस्टर सोहम ने उसे प्रिंसिपल मिश्रा के बारे में बात करने के लिए फोन किया था। प्रिंसिपल मिश्रा तनवीर का पिता था। उसका पूरा नाम विनोद मिश्रा था और वो मेवात मॉडल स्कूल का प्रिंसिपल था। 2 हफ्ते पहले तनवीर ने विजय को फंसाया था। उस वक्त सोहम ने विजय से वादा किया था कि वो प्रिंसिपल मिश्रा से उसका बदला लेकर रहेगा। प्रिंसिपल मिश्रा की कोई अच्छी छवि नहीं थी। सोहम ने उसके कच्चे चिट्ठे को खोलने के लिए कुछ आदमियों को उसके पीछे लगा रखा था। कल ही सोहम को उसके बारे में कुछ खबर मिली थी। वो न केवल रिश्वत लेता था, बल्कि उसके नाबालिगों के साथ कुछ अभद्र संबंध भी थे। सोहम ने विजय से कहा था कि वो अगले कुछ दिनों में इस जानकारी को पूरे शहर में फैला देगा, ताकि विनोद मिश्रा को अपने कुकर्मों की कीमत चुकानी पड़े। जहां तक राघव बत्रा की बात थी, वो कहीं नहीं मिला। पुलिस ने अनुमान लगाया था कि वो नूह जिले से भाग चुका था। विजय सबसे ज्यादा राघव बत्रा के बारे में ही चिंतित था। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, तब तक वो उसके लिए गले का एक कांटा बना रहेगा। वो 20 मिनट से भी कम समय में जेड बाजार पहुंच गया था। जेड बाजार में कई अलग अलग दुकानों पर विभिन्न प्रकार के जेड आइटम बेचे जाते थे। ये सभी आइटम्स डिस्प्ले लाइट्स के नीचे चमकते हुए ग्लासेस के अंदर रखे हुए थे। विजय को पता था कि यहाँ सभी आइटम्स की क्वालिटी पूरी तरह से सुसंगत, असली नहीं थी। अगर उसने ध्यान से नहीं देखा तो नकली जेड खरीदे जाने का भी चांस था।
इसके अलावा वो पहले से ही किसी आइटम में तब्दील जेड को नहीं देख रहा था, बल्कि ताबीज बनाने के लिए असंसाधित अनरिफाइंड जेड अयस्क ORE की तलाश कर रहा था। उसने कई अलग अलग दुकानों पर देखा, लेकिन उसे अनरिफाइंड जेड कहीं नहीं मिला। इसके बाद वो एक स्टोन गैम्बलिंग स्टोर पर पहुंचा। स्टोन गैम्बलिंग स्टोर एक ऐसी जगह थी जहां कई दुकानें मिलकर अनरिफाइंड पत्थरों को बेचती थी, जिनके अंदर कीमती जेड हो भी सकता था और नहीं भी। इन पत्थरों को खरीदे जाने के बाद अंदर कोई कीमती जेड है या नहीं देखने के लिए काट दिया जाता था। विजय ने पहले भी स्टोन गैम्बलिंग स्टोर से रिलेटेड कई कहावतें सुनी थी, जैसे कि एक कट अमीर को गरीब बना सकता था और एक देवता भी 1 इंच पत्थर के पीछे नहीं देख सकता था। उसे स्टोन गैम्बलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वो अपने अकाउंट में मौजूद 30 लाख रुपए के साथ कुछ अनरिफाइंड जेड तो हासिल कर ही लेगा। स्टोन गैम्बलिंग स्टोर बाहर से देखे जाने पर साधारण सा लग रहा था, लेकिन जब उसने अंदर कदम रखा तो वो हैरान रह गया। स्टोन गैम्बलिंग स्टोर अंदर से बहुत ज्यादा बड़ा था। चकाचौंध करने वाली लाइटों के बीच कई ग्लासेस की बड़ी बड़ी टेबलों पर पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। पत्थरों के ढेर में विभिन्न रंगों और आकारों के पत्थर थे। कुछ लोग उन पत्थरों के ढेर के सामने खड़े थे। वो सभी ध्यान से पत्थरों की जांच कर रहे थे। विजय को अंदर आते देख एक ऊंचे कद की लड़की ने अपना सिर उठाया, लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसके भावों के देख समझा जा सकता था कि वो क्या सोच रही होगी। उसको नहीं लग रहा था कि यह लड़का जो अभी अभी स्टोर में अंदर आया अमीर हो सकता था। हालांकि उसे हर तरह के लोगों को स्टोन गैम्बलिंग स्टोर में आते देखने की आदत थी, चाहे वो अमीर हो या गरीब। जब वो आगे बढ़ रही थी तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वेलकम सर, क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं? क्या आप बता सकते हैं कि आपकी स्टोन बाइंग बाइंग लिमिट्स कितनी है? विजय ने बात कर रही लड़की को देखा और अगले ही पल वो हैरान रह गया। वो लड़की कम से कम 30 साल की होगी, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही लंबी थी। वो सुंदर थी और एक ट्रेंडी सूट पहनी हुई थी। उसे देखने पर एक अलग ही ताजगी महसूस हो रही थी। मुझे पहले चारों ओर देखना है, विजय ने कहा। वो लड़की हैरान रह गई। यह लड़का, शायद वो सिर्फ यहाँ घूमने आया होगा। हाँ, ऐसा ही होगा, वरना इस लड़के की उम्र और हालत देख मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ कुछ खरीद भी सकता है और उसे स्टोन गैम्बलिंग के बारे में कुछ नॉलेज भी होगी, उसने खुद से सोचा। विजय उसको ऐसे ही हैरान छोड़ पत्थरों के ढेर की ओर आगे बढ़ गया। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद उसे पत्थरों के बारे में कुछ खास नजर नहीं आया, लेकिन तभी उसकी भौहें फड़क उठी और उसे एक विचार आया। क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे प्राचीन आइटम्स पर ऊर्जा की एक परत चढ़ी हुई थी, इन जेड पत्थरों में भी कुछ ऐसा ही हो? क्या विजय पता लगा पाएगा इन जेड पत्थरों के पीछे का राज? आखिर वो किस तरह का ताबीज बनाने वाले था जिसके लिए वो जेड आइटम्स खरीदने आया था? आखिर क्या होगा? विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें। हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर 50, ग्लास टाइप इंपीरियल जेड। विजय को उन पत्थरों को छूकर देखने का विचार आया, ताकि उनके अंदर बहने वाली ऊर्जा के प्रवाह को महसूस किया जा सके। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक कच्चे पत्थर को ध्यान से छुआ और उस पत्थर के भीतर बहने वाली ऊर्जा को महसूस करने लगा। लेकिन उस पत्थर के अंदर बहने वाली ऊर्जा का प्रवाह बहुत कम था। उसने दूसरे पत्थर को उठाया और उसमें भी ऊर्जा का प्रवाह महसूस करने लगा, लेकिन दूसरे पत्थर में भी ऊर्जा का प्रवाह बहुत कम था। ऐसे ही उसने कुछ और पत्थरों को छुआ और उनके अंदर बहने वाली ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। उसने पाया कि सभी पत्थरों के अंदर बहने वाली ऊर्जा का प्रवाह अलग अलग था। विजय को नहीं पता था कि पत्थर के अंदर बहने वाली ऊर्जा का हाई क्वालिटी वाले जेड से कुछ लेना देना है या नहीं। एंटीक आइटम्स में ऊर्जा की एक मजबूत आभा का मतलब था कि वस्तु पुरानी थी, लेकिन जेड अलग था। इसे एक आध्यात्मिक वस्तु माना जाता था, इसलिए वो बस अपने सामान्य तर्क का उपयोग नहीं कर सकता था। वो थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर एक एक करके सभी पत्थरों को छूने का फैसला किया। उसकी हरकतों ने गैम्बलिंग स्टोर में मौजूद कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वो उसे अजीब तरह से देख रहे थे। वो सिर्फ एक अनाड़ी लड़का है, उन सभी के दिमाग में यही बात चल रही थी। कुछ देर बाद विजय एक पत्थर के सामने खड़ा हो गया। यह पत्थर लगभग 2 फीट लंबा और उतना ही चौड़ा था और अन्य पत्थरों की तुलना में कई गुना बड़ा था। उसकी कीमत 3 मिलियन रुपीस थी, मतलब 30 लाख रुपए। उसने वहां मौजूद लगभग सभी पत्थरों को छूकर देखा था, लेकिन उन सभी की तुलना में इस पत्थर में ऊर्जा का प्रवाह बहुत अधिक था। विजय ने जब उसकी कीमत देखी तो वो थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। उसके बैंक अकाउंट में केवल 32 लाख रुपए बचे थे। अगर उसने इस चट्टान के टुकड़े को खरीदा तो वो फिर से गरीब हो जाएगा। हालांकि अगर इस चट्टान के टुकड़े में सच में कोई जेड हुआ तो वो काफी बड़ा होना चाहिए था। काफी देर तक उसने अपने मन में इस पर विचार किया और उसे खरीदने का निर्णय लिया। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा जुआ था।
समझदार लोग कभी इतने बड़े चट्टान के टुकड़े को नहीं खरीदते, क्योंकि उसकी कीमत बहुत अधिक थी। भले ही वो इसे खरीदने का दम रखते हों, लेकिन वो कभी भी इतने बड़े टुकड़े पर जुआ नहीं खेलते। विजय को चट्टान के उस टुकड़े के सामने खड़ा देख कई लोग हैरान थे। फिर वो हंसे और उसे एक अनाड़ी समझकर इग्नोर कर दिया। विजय ने सिर हिलाया और अचानक अपना मुंह खोला। उसने अपने सामने के पत्थर की ओर इशारा किया और कहा, मुझे यह चट्टान का टुकड़ा चाहिए। गैम्बलिंग स्टोर में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वो होश में आए और आश्चर्य में चिल्लाने लगे, हे भगवान, क्या वो लड़का पागल है? बहरिया जो इस पत्थर पर 30 लाख रुपए का जुआ खेल रहा है। वो लंबी लड़की जिसने विजय का स्टोर में स्वागत किया था, वो भी दंग रह गई। उसकी आंखें हैरानी में चौड़ी चौड़ी हो गई थी। अपने सामने खड़े छोटे लड़के की बात उससे थी। उस हास्यास्पद लग रही थी। यह सिर्फ कोई सामान्य पत्थर नहीं था। उसकी कीमत 30 लाख रुपए थी। यह चट्टान का टुकड़ा उनके स्टोर में कई सालों से था, लेकिन आज तक उसे खरीदने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। दूसरी बात जिसने उसे सबसे ज्यादा हैरान किया था, वो यह थी कि उसके सामने खड़ा लड़का कहीं से भी अमीर व्यक्ति नहीं लग रहा था। फिर वो इसे खरीदना एफोर्ड कैसे कर सकता था? वो बहुत देर बाद अपनी हैरानी से बाहर निकली। फिर दौड़ते हुए विजय के पास गई और हिचकिचाते हुए बोली, क्या आपको यकीन है कि आप इसे खरीदना चाहते हैं? विजय ने सिर हिलाया और जवाब दिया, क्यों? आपको नहीं लगता कि मैंने इसे अफोर्ड कर सकता हूँ? फिर उसने अपना डेबिट कार्ड निकाला और उसे दे दिया। विश्वास ना हो तो देख लीजिए। वो लंबी लड़की कार्ड लेने में हिचकिचा रही थी। जब उसने उसके हाथ से कार्ड लिया तो उसके साथ गैम्बलिंग स्टोर में मौजूद अन्य लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि विजय सच में इसे खरीद सकता है। उन सभी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि उस जैसे साधारण से दिखने वाले लड़के के पास 30 लाख रुपए कैसे हो सकते थे। मुझे लगता है कि वो एक नकली कार्ड है। कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। वो लड़की स्वाइप मशीन के पास गई और कार्ड को स्वाइप किया। फिर विजय ने अपना पिन डाला। जब उसने उसके अकाउंट का बैलेंस देखा तो उसकी आंखें घूम गईं। ओह माय गॉड! इसके पास सच में 30 लाख रुपए हैं। उसने सोचा कि यह लड़का जरूर किसी रिच फैमिली से होगा, वरना इतनी कम उम्र में उसके पास 30 लाख रुपए कैसे हो सकते थे? इसका एक ही मतलब हो सकता था कि उसके माँ बाप अमीर होंगे। उसका रवैया तुरंत बदल गया। विजय के प्रति वो अब आतिथ्यशील और सम्मानित बन गई। अन्य लोग भी आश्चर्यचकित थे कि उस बच्चे के अकाउंट में सच में 30 लाख रुपए थे। अपना कार्ड वापस लेने के बाद विजय उस चट्टान के टुकड़े को स्टोन कटर पत्थर काटने वाला के पास ले गया। उसके पीछे पीछे स्टोर में मौजूद बाकी लोग भी वहां पहुंच गए। उन सभी के चेहरे प्रत्याशा और बेचैनी से भरे हुए थे। स्टोन कटर पत्थर काटने वाले ने कुछ समय के लिए उस चट्टान का निरीक्षण किया। फिर चट्टान के एक कोने में एक छोटा सा कट करने के लिए अपने स्टोन कटिंग टूल्स को निकाला। उसने बड़ी सावधानी से उसमें एक कट लगाया। सभी लोग देखने के लिए आगे बढ़े और वो हैरान रह गए। चट्टान के टुकड़े में लगे उस छोटे से कट के माध्यम से एक गहरा हरा रंग देखा जा सकता था। यह कोई सिंपल जेड का हरा रंग नहीं था, बल्कि यह एक शुद्ध हरे रंग की गहरी शेड शेड थी। उसका सरफेस एक मिरर की तरह चमक रहा था और उसके अंदरूनी हिस्से में अशुद्धियों से मुक्त एक ट्रांसपेरेंट जेड था। ओह माय, ये इंपीरियल जेड है। सब लोग थरथराती हुई आवाज में उसे देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इंपीरियल जेड एक टॉप ग्रेड जेड था। यह केवल इंपीरियल जेड नहीं है, इस ट्रांसपेरेंट चमक को देखो, यह ग्लास टाइप जेड है। किसी ने उत्साह से चिल्लाया, ग्लास टाइप इंपीरियल जेड! वो लड़की पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो। उसे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इंपीरियल जेड सभी जेड टाइप्स में टॉप पर माना जाता था। एक कच्चे पत्थर में दो प्रकार की विशेषताओं के साथ विजय के लिए यह एक जैकपॉट लगने जैसा था। नीलामी में इसकी एक खगोलीय कीमत मिल सकती थी। उस समय सब लोग पागल हो गए। अरे छोटे भाई, मुझे ये चट्टान बेच दो, मैं 50 लाख देने को तैयार हूँ। पप्पी, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुम्हें लगता है कि इस छोटे दोस्त को जेड के बारे में कुछ नहीं पता, तो तुम उसे आसानी से धोखा दे दोगे? इसकी 50 लाख बहुत कम कीमत है। छोटे भाई, मैं 80 लाख देने के लिए तैयार हूँ। भीड़ में मौजूद लोग आपस में बहस करने लगे और सब अपनी अपनी कीमत बताने लगे। विजय हैरान रह गया। वो जेड बाजार को अच्छी तरह से नहीं जानता था। हालांकि उसने जेड बाजार आने से पहले इंटरनेट पर रिसर्च की थी और जानता था कि इंपीरियल जेड एक टॉप ग्रेड जेड था। उसे एक ही बाजी में जैकपॉट लगने की उम्मीद नहीं थी। हाँ, लगता है भाग्य मेरा साथ दे रहा है, उसने अपने मन में सोचा। फिर उसने सोचा कि एक कच्चे पत्थर में जितनी अधिक मात्रा में ऊर्जा का प्रवाह होगा, उतने ही अधिक चांस उसमें से टॉप ग्रेड जेड निकलने के होंगे। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जेड एक आध्यात्मिक पदार्थ है, तो वो अपने अंदर धरती और स्वर्गीय ऊर्जा अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता होगा।
एक जेड की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही उसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होगी। चट्टान के टुकड़े से निकलने वाले इंपीरियल जेड को देख वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा। विजय अपने आसपास के लोगों द्वारा लगाई जा रही बोली सुन मुस्कुराए जा रहा था। वास्तव में जेड को पूरी तरह से उजागर किए बिना कोई भी विश्वास के साथ यह नहीं कह सकता था कि अंदर का जेड एक ग्लास टाइप इंपीरियल जेड था या नहीं। लेकिन फिर भी वो लोग इसे ऊंची कीमत पर खरीदने के लिए तैयार थे क्योंकि यही तो स्टोन गैम्बलिंग थी। अगर उसमें एक बड़ा और टॉप ग्रेड जेड निकलता तो उनके लिए यह जैकपॉट लगने जैसा हो सकता था। फिर उनकी लगाई कीमत से दुगनी कीमत पर वो इसे बेच सकते थे। इसके अलावा स्टोन गैम्बलिंग की एक दूसरी कहावत भी थी, अगर पत्थर का एक कट जिंदगी बदल सकता था तो दूसरा कट जिंदगी बर्बाद भी कर सकता था। इसका सीधा मतलब था कि अगर पत्थर पर एक कट लगाने के बाद कोई टॉप ग्रेड जेड दिखता है तो दूसरा कट लगाने पर उसमें एक साधारण पत्थर का टुकड़ा भी निकल सकता था। क्या विजय इस चट्टान के टुकड़े को कुछ लाख रुपए के प्रॉफिट पर बेच देगा या फिर वो दूसरा कट लगवाएगा ताकि प्रॉफिट डबल किया जा सके? आखिर क्या मोड़ आएगा स्टोन गैम्बलिंग स्टोर के इस दिलचस्प पड़ाव में? जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर।